शुभम को मैंने बोला जब ये शुरुआत में मिला, आईआईटी में है तो कई बार चर्चा होती रहती। वैसे मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आईआईटी में होने वाले सब लोग पढ़े लिखे दिखे, कोई आवश्यक नहीं। मतलब इसका शुभम से कोई लेना देना नहीं, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कभी कभी। तो ये जब आया तो मैंने कहा कि यार कभी संस्कारों की भी बात कर लिया करो। बोले सर बचपन में बहुत किया करता था, फिर बाद में छोड़ दिया। तो मैंने कहा बचपन में ऐसी कौन सी संस्कारों की बात की जो छोड़ दी? तो बोले बचपन में सर हमारे यहाँ में ना रोज आरती होती थी। बढ़िया बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो बोले नहीं सर रोज आरती करते थे और दादाजी की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो दादाजी अंदर बैठे रहते थे। एक दिन मुझे लगा कि यार आरती की खाली है, मैं सबके पास लेकर के जाऊं। मैं घर में सबसे छोटा था, सबके पास लेकर के गया। किसी ने 10 रुपए डाले, किसी ने 5 रुपए डाले। मुझे तो लगा मेरा दिन बन गया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो फिर बाद में किसी ने कहा दादाजी को भी आरती दे आओ। तो बोले मैं अंदर गया दादाजी को आरती देने के लिए। दादाजी ने आरती ली और सारे पैसे समेट लिए। तो मैं बोला दादाजी क्या कर रहे हो? तो बोले क्यों, क्या दिक्कत है तुझे? तो बोले ये पैसे किसके हैं? ये पैसे? तो बोले ये पैसे तो भगवान के हैं। तो बोले भगवान के पास तू पहले जाएगा कि मैं पहले जाऊंगा? ऐसी परिस्थितियों में जो पला बड़ा हो वो संस्कारों की बात समय के लिए अगर छोड़ भी दे तो चलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लिखने वाला, जिसको मैंने वास्तव में जिसकी लेखनी में निखार देखा है और जो वास्तव में युग निर्माण की बात को बहुत हंसते हंसते बहुत आसान माध्यमों से कह देता है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन जोर बजा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर मेरी बेइज्जती करने के लिए। नहीं अभी तो बात की नहीं मैं जब मैं मंच पे खड़ा होता हूँ और पीछे यदि 3 व्यक्तित्व हैं, एक विवेक विजय सर, एक संदीप भैया और एक हमारे रमेश भाई साहब, तो मतलब आप भूल भी जाइए मेरे सम्मान में कोई पंक्ति आएगी भी। लेकिन माँ गायत्री के इस मंच पर, इस धरातल पर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। अतुल सर को मैं विशेष नमन करता हूँ, भाई साहब को विशेष नमन जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। लेखनी सुधार की ज़रूरत है और लेखनी होती भी रहती है। हालांकि जो आपने आरती वाली जो बात बोली वो एकदम सत्य थी। उसमें कोई बहुत सारी सच्ची बातें हैं। और ये भी सत्य है कि मेरे दादाजी मुझसे पहले गए, मैं अभी भी हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत आभार इन चीज़ों का। भाई साहब अभी गए, नारी सशक्तिकरण पे बहुत अच्छी कविता पढ़ी। आपको देख करके मुझे लग ही रहा होगा कि मुझ पर नारी हमेशा भारी रहेगी। तो उन्होंने पहले ही भूमिका जो है सेट कर दी। एक समय उन्होंने बोला, अबला शब्द बोला। एक समय होता था भाई साहब जब अबला होता था, अब वो बदल चुका है, अब है सबला। अब सबला जो भी कमाया सबला, है ना। एक दौर था जब अबला था, अब सबला है, जो भी कमाओ सब लेके इधर आओ, है ना। तो वो दौर है, लेकिन मस्ती है, हंसती है, लोग मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है, लोग जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है। भाई साहब आप भी सही जगह लेकर के बैठ जाओ, कहीं जगह पे खड़े मत रहो। माना ये राजस्थान की धरती है। एक बार खड़े होने की कोशिश की थी सचिन पायलट ने, फिर वो कैसे बिठाए गए सबको पता है। आज भी पार्टी से भी बाहर ही बैठे हुए हैं, तो आप भी बैठ जाओ। हाँ ये बढ़िया, कुर्सी मिले तुरंत बैठ जाओ, चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम की हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं कह रहा था मस्ती और हंसती हमेशा जीवित रहनी चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि है होश जब तक जिंदगी में जश्न होना चाहिए और खुशियाँ बने जब राधिका मन कृष्ण होना चाहिए। हम उस विधा के लोग हैं, बहुत बहुत भाई साहब प्रणाम। हम उस विधा के लोग हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो दुनिया में लोग जबरदस्ती जिंदा है। बातचीत करते रहते। संदीप भैया से एक बार बात हुई थी, वो कह रहे थे एक होता है बॉस, कह रहे थे बॉस का फोन आ रहा था बार बार, संदीप भैया कहाँ गए हैं, कहीं कहाँ पे चले गए, संदीप भैया उठ के चले गए। अभी उनको ऑफिस से भी बॉस का फोन आ रहा था, तब तक पीछे से स्पीकर बज रहा था। वो स्पीकर भी था बॉस्ट का, BOSCH वाला। तो हमने कहा जो बॉस के बाद जो अगली विधा आई वो है बॉस्ट। फिर बॉस जो है उसी तरह चिल्लाने लगा। तो जो है हमारे संदीप भैया अभी यहाँ पे नहीं है, परंतु बढ़िया है, प्रेम का माहौल है, आनंद के पल हैं, और मैं उसी में पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश करता रहूँगा। बल्कि मेरे साथ तो आज बहुत बुरी घटना हो गई सर। मैं संदीप भैया चले गए, उन्होंने ये घटना घटित करी और आदित्य भैया भी बैठे हुए हैं। देखो लोग समझ गए, ये लोग समझ गए। दरअसल 2 कमरे बताए गए,
बोला गया एक पुरुष वर्ग के लिए है, एक महिला वर्ग के लिए। सत्य की घटना है, कोई लाम लपेट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सत्य, बिल्कुल आज की है। पीछे वाले समझ गए, है ना? इन्होंने जब आज भी ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सच्ची घटना है, कोई लाग लपेट नहीं, तो इसका मतलब बाकी सारी बातें लाग लपेट। अब मैं क्या कहूँ इसमें, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटित हुई, हुआ क्या कि मैं बता दिया गया ये वाला कमरा पुरुष का है, इसमें जो आए हैं टीम जो है वो पुरुष की टीम यहाँ पे इसमें स्नान कर लेगी, इधर वाले में महिला टीम। अब मैं जब तक की है मतलब कोटा शक्तिपीठ की ये अद्भुत प्रणाली है, आदमी अंदर पुरुष बन के जाता है, महिला बन के निकलता है। मैं भाई साहब अंदर गया उसमें वॉशरूम में, स्नान घर में, नहाया धोया, बाहर निकला, देखा महिला का बोर्ड लगा दिए। हमने कहा भाई साहब जब घुसे थे तब तो पुरुष थे। अच्छा, हमने जैसे गेट खोला, बाहर 2-4 महिलाएं थी, हमने तुरंत बंद कर दिया। हमने कहा ये भाई साहब घटना कहाँ से? बाहर निकले, संदीप भैया का ये गेम है, लेकिन इसे मैं बहुत पूर्णतया याद रखूंगा, और आगे से भाई साहब कमरों के आगे पहले से नोटिस लगा दो ना, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए इस देश में। मतलब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखो, मतलब हम जैसे अभी हम लोगों को तो मतलब पर्चा भरने की तैयारी में है, आप अभी से मतलब इस तरीके से सिचुएशन दीजिए। लेकिन बढ़िया, मैं हमेशा से चीज़ें जोड़ता रहूँगा। हमारे साथ तो सर ऐसे ही किस्से होते हैं, मैं लिख लेता हूँ छोटे छोटे। तो हमारे घर में ना वो गोवर्धन जब पूजा होती है ना, तो गोवर्धन पूजा जब होती थी तो घर पे बाहर बनाते थे पूरा सब। तो एक बाहर ना, ऐसा नहीं है कि बेइज्जती आप कर रहे हो, हाँ, मतलब मेरी और राहुल गांधी की एक बरोबर स्थिति है। उसकी भी उसके घर वाले, पार्टी वाले इज्जत नहीं करते, मेरी भी नहीं करते मेरे घर वाले, है ना? हम दोनों हिमालय पे जाएं और बोले कि अगर भगवान बोल भी दे उधर से कि जो है वर मांगो, तो हम बोल देंगे भगवान बधू दो, है ना? तो बड़ी समस्या है। तो वो गोवर्धन का बनाया, जो आगे पूरी पूजा पाठ सब बनाया, और गोवर्धन का जो बनाया उसके बाहर हमारे घर में प्रथा रहती थी कि एक कुक्कुर सुला देते हैं, एक कुत्ता बना करके बाहर गोबर का सुला देते हैं उसको। तो हमारी छोटी सी भतीजी है, माता जी ने जब पूरा सब बनाया, कंप्लीट करा, तो उसके बाद मैं अंदर सो रहा था, तो उसने ऐसे ही जिज्ञासा बस पूछ लिया, बोली दादी ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये कुक्कुर है। कहा ये क्या कर रहा है? कहा ये सो रहा है। हम भी उस समय सो रहे थे, हम भी उस समय सो रहे थे। अब समझ गए कुछ लोग। थोड़ी देर बाद वो हमको जगाई, बोली चाचा आओ आओ, आप बाहर पड़े हो। तो ये सिचुएशन है हमारी घर में। हमारी घर में कोई खासा कोई इज्जत नहीं होती है, मतलब बड़ी समस्या खराब है। हमने अब गायत्री परिवार से जुड़ने की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मुझे जो है ना एक विशेष रूप से दर्जा दे रखा है संदीप भैया और सर ने, कि मैं थोड़ा सा खुले विचारों में बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझको जो है ना हास्य का प्रारूप दे दिया। अच्छा, जिसकी शक्ल देख के हंसी आ रही हो उसको ये करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है ना? प्रेजेंट भी ऐसे किया जाता है कि सामने बैठे लोग जिल्लाही और हम अनारकली है। तो हमने जब शादी की बात जब चल रही थी, तो हमने जब दौर में जुड़े थे, तो हम उससे जुड़ाए, और हमने जा करके उनके घर पे गए जब खाने के लिए। तो उनके पिताजी की 25वीं सालगिरह थी शादी की, तो हम उनके पास जो है 25वीं सालगिरह पर हम ये सत्य घटना है सर, परिवार से जुड़ने की बात की घटना है, कोई लाम लपेट नहीं कोई लाम लपेट नहीं। तो हम गए, तो उन्होंने हमको कई बार पीले वस्त्रों में देखा भी था, फोटो में देख रखी थी उन्होंने। तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ रख दी जाए। उन्होंने बोला ऐसा है, देखो हम हैं ठाकुर और आप हैं पंडित, तो ये विवाह हो नहीं पाएगा। तो वो थोड़ी देर बाद हम अपना मन मार करके बैठ गए साइड में, और थोड़ी देर बाद वो कन्या उठ करके आई, और उसने बड़े अच्छे से बोला, उसने कहा तुम पीले वस्त्र पहन लेते हो, कोई बात नहीं, पुरोहित का काम तो कर ही लेते हो, शादी कर नहीं सकते तो क्या हुआ, करवा तो सकते हो करवाने ही आ जाना। भाई साहब ऐसे सिचुएशन है अब भी। और इन सब के बावजूद यदि विकास ना हो, संस्कार ना हो, तो कहाँ जाएंगे संस्कार? आएंगे ना थोड़ी बहुत। भाई साहब ने संस्कार की बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि जब संस्कार की शुरुआत घर से होती है, बच्चे को पैर छूना सिखाना चाहिए। इस चक्कर में हमारे बगल में एक लोग जो है अपनी बीवी के दिन में 3 बार पैर छूते हैं, कहते ऐसे छुए जाते हैं वो भी बड़ा समस्या है। लेकिन हमें थोड़ा सा सामंजस्य बनाना पड़ेगा। समय है सर, कविता के लिए जाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी, हमें भी ऐसा लग रहा है कि समय। एक बड़ी अच्छी सी हमारी कविता थी, हमने बहुत पहले एक माँ की कविता मैंने लिखा, क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं। हम टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, जिसमें
जो है कान पर जनेऊ चढ़ाने के बाद मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, कोई नहीं बोलता। अच्छा, शरारत या गलती हमारे पिताजी करते थे, मारे हम जाते थे, और जब हम मारे जाते थे पिताजी कान पे जनेऊ चढ़ा देते थे। तो हम उस परिवार से हैं। और माँ तब तक मारती थी जब तक चूड़ियाँ टूट न जाएं, और उसके बाद अगला राउंड फिर घूमता था कि तेरी वजह से चूड़ी टूटी। तो हम उस परिवार से आए हुए हैं, है ना। तो मतलब आप समझ सकते हैं, हम उल्टे हाथ से खाते हैं। सारा मेरा उल्टा हाथ का है, खेलना कूदना सब। तो माँ कहती थी कि उल्टे हाथ से खाते हो तो खाना शैतान के पेट में जाता है। और आज मुझे अपनी माँ की बात एकदम सत्य लग रही है। सारा खाना शैतान के पेट में गया, है ना। तो मैं अपनी कविता की ओर बढ़ता हूँ। कविता को जिस कदर है, ये हंसी का तो खैर है, हंसी टिटोली, लेकिन मैं आपको एक बहुत गहन शब्दों की ओर मोड़ना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत से शब्द थे बोलने को, लेकिन बहुत से कम शब्द हैं मेरे पास, क्योंकि जैसे कि अभी हम देख रहे थे, अभी एक मूवी पिक्चरें चल रही थी, मेरे पास दिमाग में आ गया कि शाहरुख खान से जब उनके बेटे से पूछा गया कि आप अपने पिताजी से मिलने के लिए क्या करते हो, तो उन्होंने कहा हमें पूजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और एक हमारे पिताजी थे जो बिना अपॉइंटमेंट लिए हमको जब तक पूछ देते थे। तो हम उस दौर से निकले हुए लोग हैं। एक बड़ी सी मार्मिक सी कविता, किसी ने बहुत मंच से, कवि ने कहा, मुनव्वर राणा ने मंच से पढ़ा कि किसी के हिस्से मकां आया, किसी के हिस्से दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। तो जो पहला प्रेम होता है वो माँ से होता है, और हम उसी से जुड़ते हैं। हंसी ठिठोली की बहुत सी कविताएं हैं, बहुत सा समय है जिसमें मैं आराम से व्यतीत कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ अतुल सर हैं, हमारे साथ में बड़े विष्णु भैया हैं, जिनके गीतों को सुना जाए। कविता बड़ी सिंपल सी है कि मैं सो चुका हूँ, और अकस्मात ये मैंने कविता 10 बजे से लिखना शुरू करा, सुबह 5 बजे पूरी हुई। मैं इस कविता को जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत से आंतरिकता मेरी बहुत उभर आती है। कोशिश करता हूँ मैं हास्य में लिखूँ, लेकिन इस कविता को लिखते वक्त, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मंच है, माँ का मंच है, वेद माता, माँ गायत्री का मंच है, माँ भगवती का मंच है ये। और उस मंच से यदि मैं अगर माँ की बात अब माँओं के बीच में नहीं कहूँगा तो फिर कहाँ कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे कई मंचों पर पढ़ा इस कविता को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज मेरा लिखना सार्थक होगा यदि मुझे आपके भावपूर्ण आदेश मिले तो। मुझसे एक रात स्याह में डूबी कलम बोली। ये कविता मैंने तालियों के लिए बिल्कुल नहीं लिखी, आप सिर्फ मौन साधना के साथ इसको सुने, सिर्फ सुने, अंत में आपका जो आशीर्वाद है वो दे। मुझसे एक रात स्याह में डूबी कलम बोली, कलम लिख रही है और मैं सो रहा हूँ, कि मुझसे एक रात स्याह में डूबी कलम बोली करके मुझसे आंख मिचोली। मुझसे एक रात स्याह में डूबी कलम बोली करके मुझसे आंख मिचोली। मैं एक शब्द को लेकर स्तब्ध हूँ, मैं वो लिखने जा रही हूँ जिस पर खुद निशब्द हूँ। मैं वो लिखने जा रही हूँ जिस पर खुद निशब्द हूँ। मुझसे एक रात स्याह में डूबी कलम बोली करके मुझसे आंख मिचोली। मैं एक शब्द को लेकर निशब्द हूँ, मैं एक शब्द को लेकर स्तब्ध हूँ। मैं वो लिखने जा रही हूँ, मैं वो लिखने जा रही हूँ जिस पर खुद निशब्द हूँ। और इतनी सी बात हुई कलम से, इतनी सी बात हुई कलम से, और मैं सो गया। अब मेरी कलम का लिखना शुरू हो गया, अब मेरी कलम का लिखना शुरू हो गया। कलम बोली मैं सुबह तक तुम्हें एक सीख दूंगी। कलम बोली मैं सुबह तक तुम्हें, कलम बोली मैं सुबह तक तुम्हें एक सीख दूंगी। तुम सो जाओ, मैं सुबह तक सब लिख दूंगी, मैं सुबह तक सब लिख दूंगी। मुझसे एक रात स्याह में डूबी कलम बोली करके मुझसे आंख मिचोली। मैं एक शब्द को लेकर स्तब्ध हूँ, मैं वो लिखने जा रही हूँ जिस पर खुद निशब्द हूँ। इतनी सी बात हुई कलम से, और मैं सो गया, और अब मेरी कलम का लिखना शुरू हो गया। कलम बोली मैं सुबह तक तुम्हें एक सीख दूंगी। तुम सो जाओ, मैं सुबह तक सब लिख दूंगी। मेरी आंखें सुनहरे ख्वाबों में पलती रहीं, और मेरी कलम सुबह तक बरोबर चलती रही। मेरी कलम सुबह तक बरोबर चलती रही। अब रात का लिखा मैं सुबह को पढ़ रहा हूँ, अब रात का लिखा मैं सुबह को पढ़ रहा हूँ। खुद को शर्म, लज्जा और आंसुओं से गढ़ रहा हूँ। अब रात का लिखा मैं सुबह को पढ़ रहा हूँ, खुद को शर्म, लज्जा और आंसुओं से गढ़ रहा हूँ। कलम बोली तेरे घर में एक इंसान है जो संपूर्ण दुनिया से अनजान है। तेरे घर में एक इंसान है जो संपूर्ण दुनिया से अनजान है। तुम्हें हो न हो, पर इस कलम के हृदय में उसके लिए असीम बहुत सम्मान है। पर इस कलम के हृदय में, कलम के हृदय में, कलम के हृदय में, कलम के हृदय में बहुत सम्मान है। जिसकी गोद में बैठकर बच्चे झूल जाते हैं,
माँ दूर बैठी हो तो बच्चे भूल जाते हैं। जिसकी गोद में बैठकर बच्चे झूल जाते हैं, माँ दूर बैठी हो तो बच्चे भूल जाते हैं। तुम्हारे जन्म से बड़ा जिसका कोई हर्ष नहीं है। हमारा जब जन्मदिन होता है माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है, वो गुस्से यार बेटे का सुबह से गुलगुले बनाने लगती है, सुबह से ढोलक की तैयारी हो जाती है। आपके जन्मदिन से बड़ा उसका कोई हर्ष नहीं है। और तुम्हें जिसके जन्म का याद वर्ष नहीं है, तुम्हारे जन्म से बड़ा जिसका कोई हर्ष नहीं है और तुम्हें जिसके जन्म का याद वर्ष नहीं है, और अपने संघर्षों का बखान करने वालों, मां से बड़ा किसी का संघर्ष नहीं है। मां से बड़ा किसी का संघर्ष नहीं है। और जन्म देते वक्त मां के मौन की तरह खुद को मौन कर लेना, और हो सके तो मेरे कहे ही अपनी माँ को फोन कर लेना। हो सके तो मेरे कहे ही अपनी माँ को फोन कर लेना। क्या तुम्हारे गुमान की ऊंचाई उसके सम्मान से बड़ी है? क्या तुम्हारे गुमान की ऊंचाई उसके सम्मान से बड़ी है? माँ की लोरियां स्पीकर और ईयरफोन के गान से बड़ी हैं। माँ की लोरियां स्पीकर और ईयरफोन के गान से बड़ी हैं, और बड़े शौक से मंगाते हो होटलों में मिस्सी और नान। अरे माँ के हाथ की रोटी आज भी नान से बड़ी है। माँ के हाथ की रोटी आज भी नान से बड़ी है। और जिसकी साड़ी के फाड़े हुए पल्लू की पट्टी आज भी फर्स्ट एड है। जिसकी साड़ी के फाड़े हुए पल्लू की पट्टी आज भी फर्स्ट एड है। अरे माँ जमी पर सोती है, बच्चों के पास फर्स्ट क्लास बेड है। बच्चों के पास फर्स्ट क्लास बेड है। माँ बच्चे को पालने के सारे जतन करती है। माँओं को समर्पित करता हूं। माँ बच्चे को पालने के सारे जतन करती है। माँ बच्चे को कुंदन बनाने में अपना हवन करती है। अतुल सर बैठे हुए बहुत माँ इस पर बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। ये एक सूक्ष्म उनके आगे मैं बस पेश कर रहा हूँ कि माँ बच्चे को पालने के सारे जतन करती है। माँ बच्चे को कुंदन बनाने में अपना हवन करती है। अरे जिस पल बच्चे की उड़ान के पर कटने लगते हैं, एक माँ ही है जो गहने बेचकर इकट्ठा धन करती है। दो महत्वपूर्ण पंक्तियां दे रहा हूं कि जब बच्चों के अरमान बिखरने लगते हैं, सबसे पहले माँ के गहने बिकते हैं। लोगों के सामने माँ के व्यापक शब्दों की कलेवा करना। जितना भी कमाओ, कम कमाओ ज्यादा कमाओ, लोगों के सामने माँ के व्यापक शब्दों की कलेवा करना। जितना भी कमाओ उसके कुछ हिस्से से उसकी सेवा करना, और जिसके दुखी होने से भगवान दुखी हो जाएं, ऐसा कभी ना हो कि कोई माँ भूखी सो जाए। धन्यवाद। नारी के रूप में श्रेष्ठ अभिव्यक्ति अगर मैंने सुनी है तो वो सबसे पहले अब्दुल भाई साहब की रचना में सुनी थी, और आज उसी श्रेष्ठता को शुभम ने अपनी कलम से उस पन्ने पर उतारा है। एक बार पूरा सदन जोरदार अभिनंदन करेगा। वैसे वो निश्चित रूप से हास्य से बात इसीलिए शुरू की थी क्योंकि वो हास्य का कवि है, पर कभी कभी संवेदनाओं में जब खो जाते हैं तो इस प्रकार की कविताएं सामने आती हैं।